अक्टूबर 2012 दिल्ली के द्वारका में सुष्मिता चक्रवर्ती नामक एक महिला आत्महत्या कर लेती है। कारण पिछले 5 महीने से उनके पति को सैलरी नहीं मिली थी। पति मानस चक्रवर्ती किंगफिशर एयरलाइंस में टेक्नीशियन थे। उसी महीने की 20 तारीख को अचानक से किंगफिशर एयरलाइंस को ग्राउंड कर दिया गया, यानी कंपनी ने अपनी सेवाएं बंद कर दी। विजय माल्या ने 7 मई 2005 को अपने बेटे सिद्धार्थ के जन्मदिन के मौके पर जो सफ़र शुरू किया था वो 20 अक्टूबर 2012 को ख़त्म हो गया। जिसका नाम प्रोजेक्ट थंडर रखा गया था वो पानी का बुलबुला निकला। इसके 1 साल बाद शुरू हुए इंडिगो एयरलाइंस ने 2025 की पहली तिमाही में 3000 करोड़ रुपए से अधिक का मुनाफा कमाया है। और सोचिए, किंगफिशर डूब गई। एक वो दौर भी था जब विजय माल्या इतने तेज भागते जा रहे थे कि 2007 में एयर डेक्कन का उन्होंने अधिग्रहण कर दिया। कारण किंगफिशर एयरलाइंस विदेश में उड़ान नहीं भर सकती थी, क्योंकि भारत में तब नियम था कि इसके लिए कंपनी के पास 5 साल डोमेस्टिक फ्लाइट्स की सेवा देने का अनुभव होना चाहिए। माल्या ने इसका तोड़ निकाला और एक पुराना एयरलाइंस ही खरीद डाला। एयर डेक्कन के पास उस समय देश का सबसे बड़ा फ्लाइट नेटवर्क हुआ करता था। फिर एयर डेक्कन बन गया किंगफिशर रेड। तमाम हाइप के बावजूद किंगफिशर एयरलाइंस वैश्विक मंदी को झेल नहीं पाया और 64 विमानों की फ्लीट को सीधे 28 पर लाना पड़ा। वेंडरों और कर्मचारियों को पैसे देने बंद कर दिए गए। उधर विजय माल्या लोन पर लोन लिए जा रहे थे, इधर किंगफिशर एयरलाइंस डूबती जा रही थी। फ्लाइट्स जब तब कैंसिल कर दिए जाते थे, यात्रियों को परेशानी होती थी सो अलग। आखिरकार सरकार ने किंगफिशर एयरलाइंस का लाइसेंस रद्द कर दिया। लगभग 10,000 लोगों की नौकरी चली गई। बड़ी बात यह कि जब किंगफिशर एयरलाइंस डूब रही थी उस समय विजय माल्या क्या कर रहे थे। अब आप पूछेंगे कि इस पर चर्चा क्यों होनी चाहिए। इस पर चर्चा इसीलिए होनी चाहिए क्योंकि विजय माल्या को अपने महिमा मंडन और खुद को विक्टिम साबित करने के लिए एक ऐसा मंच मिला है जहां से वो 2 करोड़ से भी अधिक लोगों तक पहुंच चुके हैं। राज समानी के साथ पॉडकास्ट में विजय माल्या दस्तावेजों के साथ पहुंचे हैं। सवाल यह है कि खुद को निर्दोष साबित करने के लिए यही दस्तावेज उन्होंने अदालतों और जांच एजेंसियों को क्यों नहीं दिखाए। जुलाई 2022 में तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें 4 महीने की सजा भी सुना चुका है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अदालत की अवमानना की और सुनवाइयों में उपस्थित नहीं रहे। इसीलिए यह चर्चा जरूरी है कि जब किंगफिशर एयरलाइंस तबाह हो रहा था उस समय विजय माल्या क्या कर रहे थे। तब विजय माल्या गोवा की अपनी हवेली में ग्रैंड पार्टी कर रहे थे। दिसंबर 2015 में हुई इस पार्टी में स्पेनिश पॉप स्टार एनरिक इग्लेसियस और भारतीय गायक सोनू निगम ने परफॉर्म किया था। 200 अतिथि बुलाए गए थे। 2 दिनों तक पार्टी चलती रही थी। ऐसी पार्टी हुई थी कि आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर रघुराम राजन भड़क उठे थे। जब किंगफिशर एयरलाइंस के कर्मचारियों को देने के लिए विजय माल्या के पास पैसे नहीं हुआ करते थे, तब वो 2015 के आईपीएल ऑक्शन में युवराज सिंह को 14 करोड़ रुपए में खरीद रहे थे। कैसे कोई मान ले कि आपके पास पैसे नहीं थे। तब विजय माल्या विदेशों में संपत्तियां खरीदने में व्यस्त थे। इन 2 वर्षों में इंग्लैंड और फ्रांस में उन्होंने 330 करोड़ रुपए की संपत्तियां खरीदी। विजय माल्या ने फोर्स इंडिया फार्मूला 1 लिमिटेड टीम यानी F1 टीम भी बनाई थी। जांच में पता चला कि किंगफिशर एयरलाइंस के बैंक खातों से इस टीम के बैंक खाते में सैकड़ों करोड़ रुपए भेजे गए। जिस खाते में पैसा भेजा गया वो लंदन के HSBC बैंक का था। लंदन के जिस लेडी वॉक प्रॉपर्टीज में विजय माल्या अभी रहते हैं उसे भी उन्होंने उस समय 80 करोड़ रुपए में खरीदा था। आज विजय माल्या खुद के लिए लोगों के दिलों में सहानुभूति पैदा करना चाहते हैं, लेकिन क्या उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए जरा सी भी संवेदनशीलता का परिचय दिया? आखिरकार 2 मार्च 2016 को विजय माल्या भारत से भाग निकले, लंदन में रहने लगे। विजय माल्या कह रहे हैं कि उन्होंने सारे पैसे लौटा दिए हैं, इसीलिए अब उन्हें चोर नहीं कहा जाना चाहिए। मान लीजिए आपके घर में चोरी हुई। 10 साल बाद चोर चोरी किए हुए सामान लौटाते हुए कहने लगे कि अरे हमने तो आपका सारा सामान लौटा दिया, अब हमें चोर मत कहो, हमें सजा मत दो। ऐसा थोड़ी ना होता है। विजय माल्या का दावा है कि उन्होंने सारे पैसे लौटा दिए हैं, जबकि बैंकों ने साफ कहा है कि 17,000 करोड़ रुपए में से 7,000 करोड़ रुपए अब भी बकाया है। मामला सिर्फ पैसों का नहीं होता है, ब्याज भी तो लगता है। जो समय पर लोन नहीं लौटाते हैं और बैंकों के साथ सहयोग नहीं करते हैं, उन्हें इसके लिए पीनल इंटरेस्ट भी तो देना होता है। ये सब कहाँ गया विजय माल्या जी?
मामला सिर्फ पैसे लेकर न लौटाने का नहीं है, याद रखिए। ये पैसे कैसे लिए गए हैं ये भी जानना जरूरी है। लोन लेने के लिए पेश किए गए एक दस्तावेज में तो उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस की वैल्यूएशन को बढ़ा चढ़ाकर 4100 करोड़ रुपए तक बता दिया, जबकि जांच हुई तो वो 160 करोड़ 165 करोड़ के आसपास निकला। इस साजिश में बैंक के अधिकारियों को भी उन्होंने शामिल किया है। IDBI बैंक के कई बड़े अधिकारी गिरफ्तार हुए और उसके अलावा आगे सुनिए, उन पर 100 करोड़ रुपए के सर्विस टैक्स की चोरी का भी मामला चल रहा है। 2012 से 2015 के बीच उनके खिलाफ हुई शिकायतों में पाया गया था कि यात्रियों से वसूलने के बावजूद उन्होंने ये पैसे सरकार को नहीं दिए। मुंबई की एक अदालत ने उनके खिलाफ इसे लेकर गैर जमानती वारंट भी जारी किया। SFIO यानी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस भी 2016 में 17 शिकायतों के आधार पर नोटिस जारी कर चुका है। आरोप है कि 17 कंपनियों के जरिए लोन लेकर किंगफिशर एयरलाइंस को फाइनेंस किया गया। यात्री ही नहीं, कर्मचारियों से वसूले गए टैक्स के पैसे भी उन्होंने सरकार को नहीं दिए। सारा का सारा खा गए, पचा गए और डकार तक नहीं मारे। इसीलिए विजय माल्या कम से कम ये तो नहीं दिखाएं कि ये मामला जो है वो केवल बैंकों से पैसे लेने का और फिर बिजनेस डूबने के कारण न लौटा पाने का है। उन्होंने लोन लेने के लिए अपनी दूसरी कंपनी यूनाइटेड ब्रूअरीज को गारंटर बनाया था। बाद में क्या पता चलता है कि इसकी वैल्यूएशन ही लोन की धनराशि से बहुत कम है। उन्होंने यूबी के 8.41% शेयर बिना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किए ही बेच डाले। 5% से अधिक के शेयर्स खरीदने की स्थिति में खरीदार को भी स्टॉक एक्सचेंज को सूचित करना होता है। यहाँ न बेचने वाले ने बताया न खरीदार ने। 2016 में विजय माल्या को डियागो PLC से $40 मिलियन मिले, जो अभी की तारीख में 342 करोड़ रुपए से भी अधिक होते हैं। विजय माल्या ने अपनी कंपनियों के जरिए जो लोन लिए थे उनमें पर्सनल गारंटी एग्रीमेंट ये कहती थी कि इस धनराशि को वो कहीं और नहीं भेज सकते थे। इसके बावजूद विजय माल्या ने इन रुपयों को अपने बेटे परिजनों के खाते में भेज दिए। ये सीधा सीधा बैंकों के साथ दिसंबर 2010 में हुए उस करार का उल्लंघन था, क्योंकि डियागो द्वारा दी गई ये धनराशि एसेट की श्रेणी में आती थी और वो कहीं नहीं भेज सकते थे इसे। ऊपर से जो लोग आज इस दुनिया में नहीं हैं, विजय माल्या उनका भी नाम घसीट रहे हैं। उन्होंने अरुण जेटली का नाम घसीट लिया, जिससे भाजपा विरोधियों को मोदी सरकार पर हमलावर होने का मौका मिल गया। आज अरुण जेटली जवाब देने के लिए नहीं है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब विजय माल्या ने उनका नाम लिया। सितंबर 2018 में भी विजय माल्या ने लंदन कोर्ट के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि वो अरुण जेटली को बताकर देश से भागे थे। जेटली तब देश के वित्त मंत्री हुआ करते थे। ये भी जानने वाली बात है कि खुद विजय माल्या भी 2 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं। जेटली भी राज्यसभा सांसद थे। जेटली ने तभी बता दिया था कि माल्या टहलते हुए उनके पास आए और कहा कि मेरे पास एक सेटलमेंट ऑफर है। अरुण जेटली के अनुसार वो माल्या के इन हथकंडों से वाकिफ थे और उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि आप ये ऑफर जाकर बैंकों को दीजिए, मुझे नहीं। जेटली ने बातचीत वहीं बंद कर दी। ये कोई बैठक नहीं थी। विजय माल्या ने अपनी सांसदी का फायदा उठाकर अरुण जेटली से बात की। कोई अपॉइंटमेंट नहीं लिया, उनके दफ्तर में नहीं गए, टहलते हुए बस उनको टोक दिया। इसी तरह विजय माल्या ने प्रणब मुखर्जी का भी नाम लिया। उनका कहना है कि वो 2008 की वैश्विक मंदी के दौरान किंगफिशर एयरलाइंस का साइज घटाना चाहते थे, लेकिन तब वित्त मंत्री रहे प्रणब मुखर्जी ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। जो लोग आज मोदी सरकार को कोस रहे हैं वो भूल रहे हैं कि विजय माल्या ने लोन वाली सारी धोखाधड़ी कांग्रेस के राज में ही की। मोदी सरकार में तो उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया और 10,000 करोड़ रुपए वापस वसूले गए। इतना ही नहीं, 2018 में मोदी सरकार फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट लेकर आई। FEO एक्ट के तहत जांच एजेंसियों को छूट दी गई कि वो किसी भी भगोड़े को दोषी साबित होने से पहले देश विदेश में स्थित उसकी संपत्तियों को जब्त कर सकते हैं। जिन लूप होल्स का फायदा उठाकर विजय माल्या विदेश भाग गए थे और उन्होंने इतने बड़े घोटाले किए थे, उन्हें भी ठीक करने के लिए बैंकिंग रिफॉर्म्स लाए गए। टैक्स चोरी से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग तक कर चुका व्यक्ति आज किसी पॉडकास्ट में बैठकर कैसे बोल सकता है कि वो चोर नहीं है? कभी बिकनी मॉडल्स के साथ पार्टियां करने वाले विजय माल्या का किंगफिशर कैलेंडर भले ही बंद हो गया हो, ED और CBI जैसी जांच एजेंसियों के कैलेंडर आज भी दुरुस्त हैं।